हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करा करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ में हम सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं और हर एक क्वेश्चंस को जो है जितने भी उस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल सकते हैं वो सभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियो डालें तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। एनटीए नेट पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आज का है वो ये है कि निम्न में से कौन सा शिक्षक की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, शिक्षक की श्रेणी में नहीं आता है। तो देखें, आचार्य जो है ये शिक्षक ही होता है, चरक भी शिक्षक, गुरु भी शिक्षक, लेकिन विद्यापीठ जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विद्यापीठ जो है ये शिक्षा संस्थान होता है, ठीक है ना, शिक्षक नहीं है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और भी कई प्रकार के जो हैं शिक्षक होते हैं, जैसे कि आचार्य, चरक तो मैंने आपको बता दिए, गुरु भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है ना। और एक वीडियो मैंने बनाई थी स्पेशल इसके ऊपर, तो नहीं देखी आपने तो ज़रूर देखें, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था जो है विस्तार से बता रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संस्थान है। ठीक है, देखें, गुरुकुल शिक्षण संस्थान है क्योंकि यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। विद्यापीठ भी शिक्षा संस्थान है। मठ भी जो है शिक्षा संस्थान होता है। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और भी कई प्रकार के शिक्षा संस्थान होते हैं, जैसे कि अग्रहार, ठीक है, और विहार और घटिकाएँ, आश्रम, ठीक है, ब्रह्मपुरी। तो इस तरीके से ये आपको याद रखने हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो शिक्षा संस्थान है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधियों में शामिल नहीं है। ठीक है, शिक्षण विधियों में शामिल नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, तर्क विधि जो है ये भी शिक्षण की एक विधि है। कहानी विधि, जब हम किसी भी विषय को कहानी के रूप में समझाते हैं, ठीक है, तो कहानी विधि भी शिक्षण का ही हिस्सा है। अनुकरण भी शिक्षा का हिस्सा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी वाले मैं इसलिए लेता हूँ ऑप्शंस, ताकि जो है अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आप समझ पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के अनुसार शिक्षा के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं। ठीक है, यूनेस्को के अनुसार, UNESCO। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म कमेंट में टाइप करके बताना है। ठीक है, यूनेस्को का आज का क्वेश्चन है आपके लिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म आप मुझे टाइप करके बताएंगे। तो क्वेश्चन में ऑप्शन ये कह रहा है, जानकारी के लिए सीखना, बिल्कुल ये सही है। कुछ करने के लिए सीखना, ये भी सही है। कुछ बनने के लिए सीखना, ये भी सही है। लेकिन जीवन के लिए सीखना, ये गलत है। ठीक है, चौथा जो स्तंभ था वो ये नहीं था, क्योंकि चौथा जो स्तंभ है वो है साथ रहने के लिए सीखना। ठीक है, साथ रहने के लिए सीखना। तो ये चारों के चारों स्तंभ आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखें, ये फिर से दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच का भारत आगमन कब हुआ था। ठीक है, भारत आगमन कब हुआ था। देखिए, वुड डिस्पैच जो है ये भारत में आया था 1954 में। ठीक है, 1954 में, और काफ़ी सारी शिक्षा संबंधी व्यवस्थाएं जो हैं इसने लागू की थी भारत में। और उसके बाद और भी कई प्रकार के आयोग थे जो शिक्षा से संबंधित थे, जैसे कि हंटर आयोग पूछ ले अगर आपसे, हंटर आयोग कब आया था भारत में, तो ये आया था 1852 में। ठीक है, और उसके बाद अगर आपसे पूछ ले हरतोंग समिति कब बनी थी, तो याद रखना है आपको, ये बनी थी 1929 में। और वार्धा शिक्षा योजना की अगर बात की जाए, जिस पे गांधी ने काफ़ी बल दिया था, ये बनी थी 1937 में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये सारे के सारे शिक्षा से संबंधित आयोग व समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है इसे। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, का हिस्सा नहीं है। हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये देखिए, रजिस्टर जो होता है ये भी कंप्यूटर में ही होता है, मतलब CPU में ही होता है। मदरबोर्ड भी CPU में होता है।
ठीक है। बस जो होता है, बस यानी कि जो देखा होगा आपने जिसमें आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, ये भी सीपीयू में होता है, जबकि माउस जो है वो सीपीयू का हिस्सा नहीं है, कंप्यूटर का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और भी क्या क्या घटक हो सकते हैं सीपीयू के, जैसे कि एसएमपीएस, ठीक है, रैम हो सकता है, रैम भी इसी में होती है। ठीक है, बैटरी हो सकता है, ठीक है, बैटरी हो सकता है, और डीवीडी राइडर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये सीपीयू के घटक हैं, क्योंकि ये सब के सब जो हैं सीपीयू के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो सही जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा, देखिए, मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हैं, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। और भी हो जाते हैं, जैसे प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर हो गया, और साउंड स्पीकर हो गया। ठीक है, नहीं, साउंड या फिर स्पीकर। ठीक है, ये भी जो है आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 20% वृद्धि की जाती है, इसके पश्चात 20% की कमी की जाती है, तो बताइए कि व्यक्ति की आय पर क्या असर होगा। ठीक है, व्यक्ति की आय पर क्या असर होगा। तो जब भी देखें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि जितनी वृद्धि की जाए और उतनी ही बाद में कमी कर दी जाए, तो ऐसे सवालों में हमेशा याद रखें हानि होती है। ठीक है, ऐसे सवालों में हमेशा हानि होगी। कई लोग क्या होगा कि इस पे लाभ लिख देंगे, कई लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, पेमेंट वही रहेगी, मतलब जो आय है वो बिल्कुल वही रहेगी। ठीक है, लेकिन याद रखें ना तो लाभ होता है और ना ही आय जो है वो स्थिर रहती है, बल्कि हानि हो जाती है। कितनी? 4% की। ठीक है, नहीं, 4% इसका सही आंसर है। कैसे है ये भी बता देता हूँ आपको। जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए, एक जैसी संख्या दे दी जाए और एक ही जैसी वृद्धि और एक ही जैसी कमी हो रही है, तो आपको करना क्या है, जो दी गई है संख्या, ठीक है, उसका स्क्वायर और नीचे 100 लिख देना है बस। ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा। और हमेशा याद रखें ऐसे सवालों में हानि होती है। तो देखें 20% की वृद्धि और 20% कमी है, तो 20 का स्क्वायर बटे में 100 लिखेंगे। 20 का स्क्वायर होता है 400 और नीचे है 100, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना? 4, यानी कि 4% की जो है हानि हुई है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सवालों को कर सकते हैं। आपके लिए सवाल मैं दे देता हूँ, अगर ये जो वृद्धि है ये 12.5% की रही होती, ठीक है, 12.5% की वृद्धि हो जाती है और फिर 12.5% की ही कमी हो जाती है। अब देखिए 20% का था, इसका तो आपने स्क्वायर करके निकाल लेंगे आप। ठीक है, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन में दे दे 12.5% इस तरीके दे दे, तो इसका स्क्वायर निकालने में आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना क्या है कि जो फ्रैक्शन दे रखा है 12 सहित 1/2%, इसको पहले नॉर्मल में बदलना है। तो 12 दूनी 24 जमा 1 25, ठीक है, 25 और नीचे 2 है ना, तो 2 लिख दें। अब नीचे 100 से जब गुणा करेंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो 25 से कम 25 और 25 अट्ठे 200, यानी कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना हो गया? कितना हो गया? 1/8। हमेशा याद रखें जब भी प्रतिशत निशान होता है उसके नीचे आपको 100 लिख देना है, तभी ये प्रतिशत का निशान हटता है। ठीक है, तो 1/8 जो है इसका फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि मूल संख्या 8 थी और एक बार बढ़ा दी गई है ना, तो यानी 9 कर दी गई। यानी 8 थी पहले, अब 9 कर दी गई, फिर 8 थी, फिर कितनी कर दी गई? 7 कर दी गई, सॉरी 8 कर दी कह रहा हूँ मैं, 9 कर दी गई इसकी। पहले 8 थी तो 9 हो गई, फिर 9 से कितनी होगी? 8 हो गई। अच्छा, इसमें 1 मिनट, इसमें मिस्टेक हो रही है वाली। 8 से संख्या जो है बढ़ाकर 9 करी गई पहले, ठीक है, और जब 9 हो गई 9 से घटा करके फिर कितनी कर दी गई? 8 कर दी गई है। तो आप फ्रैक्शन से निकालेंगे तो एक ही जैसा डिजिट आ रहा है इसमें। ठीक है, एक ही जैसा आएगा। 8 9 जो है 72 और 8 9 72। ठीक है, तो इस टाइप का मत फॉलो करें, इसमें ये आंसर नहीं निकलेगा यहाँ से आपका। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है फॉलो ना करें, यही यूज़ करें।
ठीक है। फ्रैक्शन करके आप इसका स्क्वायर करें तब भी हो जाएगा, ठीक है। 12.5% ना 1/8 यहाँ पे आप रखेंगे तो उस तरीके से करेंगे तो भी आपका आंसर जो है आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है लॉन्ग पड़ जाएगा। काफ़ी सारी ट्रिक्स है जो मैंने ऑलरेडी मैथ की वीडियो में बता रखी है आपको। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे आप ज़रूर देख लें, ठीक है। हर टाइप के मैथ के क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे करवा रखे हैं जिस टाइप के बन सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।